हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो सर्वोत्तम प्रकृति है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो सर्वोत्तम प्रकृति है कि एकात्मक लक्षणों से युक्त जो संघात्मक प्रक्रिया है या भारत का संघ जो कहा गया है, तो भारत के संघ में एकात्मक लक्षण बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोई भी संघ क्षेत्र भारत से अलग नहीं हो सकता है, भारत में ही बंधा रहेगा। तो संघात्मक का यह मतलब नहीं है कि संघों को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है भारत में। तो इसीलिए भारत का जो सर्वोत्तम प्रकृति है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक व्यवस्था। अगला सवाल देख लेते हैं, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। तो देखिए, न्यायमूर्ति फजल अली को अध्यक्ष बनाया गया 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का। अगला सवाल देख लेते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है कि प्राण और दैनिक स्वतंत्रता का संरक्षण सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 21 यह घोषणा करता है और आपातकाल के समय भी यह अनुच्छेद किसी भी तरह निलंबित नहीं किया जा सकता है। 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया। तो देखिए, भारत सरकार ने 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया था और इसी 7वें संविधान संशोधन के तहत जम्मू एंड कश्मीर को राज्य के रूप में भारत का एक प्रांत बनाया था। तो देखिए, जम्मू कश्मीर एक राज्य है, वो पहले भारत का प्रांत नहीं हुआ करता था, लेकिन भारतीय सरकार ने 1956 में 7वां संविधान संशोधन करके जम्मू कश्मीर को भारत का प्रांत बनाया। वर्तमान स्थिति देखी जाए तो जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, ना कि राज्य है। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा वर्तमान की बात की जाए तो। अगला सवाल देख लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी और इसका पहले नाम भारतीय जनसंघ था। तो भारतीय जनसंघ के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुई। तो देखिए, जो 1951 ईस्वी में बना था भारतीय जनसंघ, उसी का नया रूप है भारतीय जनता पार्टी और इसका जो सर्वप्रथम नेतृत्व किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ के रूप में वर्ष 1951 ईस्वी में एक पार्टी बनी और बाद में वह भारतीय जनता पार्टी भी बन गई। तो यह सवाल आप लोग याद रखिएगा, वर्ष 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ के रूप में जो है स्थापना हुई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में और बाद में यह भारतीय जनता पार्टी बन गई। अगला सवाल देख लेते हैं, किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्रवाइयों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है। तो देखिए, किसी सदस्य द्वारा सरकार के किन्हीं विशेष नीतियां जो हैं या कार्रवाइयां हैं उनकी आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को निंदा प्रस्ताव कहते हैं। तो देखिए, जब सदन के समक्ष कोई सदस्य सदन का सरकार की नीतियों और कार्रवाइयों से संतुष्ट नहीं होता है या उनकी कमियों बताने का प्रयास करता है, उनकी आलोचना बताने का प्रयास करता है, तो ऐसा जो भी प्रस्ताव लाया जाएगा उसको निंदा प्रस्ताव कहा जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच न्यायिक उपचार द्वारा करता है, उसे कहते हैं। तो देखिए, अधिकार परीक्षा एक रिट होती है। किसी पक्ष के द्वारा कोई पद या मताधिकार के लिए दावा रखने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार के द्वारा करता है उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं कि यह जो व्यक्ति है किस अधिकार से जो है इस पद पर विद्यमान है या यह अथॉरिटी इसको है कि नहीं है। अगर सरकार की जांच में यह पाया जाता है कि इसको यह अधिकार प्राप्त है
तो यही रिट जारी की जाती है अधिकार परीक्षा कि किस अधिकार से तुमको यह कार्य करने की अनुमति है। तो उसकी वैधता की जांच राज्य सरकार करती है और यह एक प्रकार की रिट है। तो अधिकार परीक्षा का मतलब यही होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद के लिए या किसी भी सम्मान के लिए या किसी भी कार्य के लिए अगर अपनी अथॉरिटी दिखाता है तो उसको बताना पड़ता है कि वह किस अधिकार से इसका मालिक बन रहा है या इसकी जो है अपना अधिकार जमा रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और संसदीय प्रणाली की बात की जाए तो वह भी संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है या ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को ही भारत में अपनाया गया है। तो एकल नागरिकता एकल नागरिकता जो प्रावधान भारत में लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए वीजी खरे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर खेर होना चाहिए। तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वीजी खरे। तो वीजी खरे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना की गई, उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में वीजी खरे को चुना गया। अगला सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। अनुच्छेद 315 के तहत भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसको यूपीएससी भी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत मिलता है। अगला सवाल देख लेते हैं, और यह अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देख लेते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है। तो देखिए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और पंचायती राज संस्थाओं में जो सम्मिलित विषय हैं उनकी कुल संख्या 29 है। तो पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषय हैं, कुल मिलाकर 29 विषय हैं जो कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है। तो भारतीय संघ का जो राष्ट्रपति होता है वह प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। तो भारत का राष्ट्रपति है वह अपना कार्य प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। अगला सवाल देख लेते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा। तो देखिए जो 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 के दौरान हुआ था, इसमें यह जो है निर्धारित कर दिया गया, यह तय मान लिया गया कि जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य है। तो 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 के द्वारा यह तय कर दिया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है अंतरिम सरकार का गठन वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ। अगला सवाल देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है, इतिहास से भी संबंधित यह सवाल है और आपका पॉलिटी में भी पढ़ने के लिए मिल जा रहा है, तो दो जगह इसकी महत्ता है। अगला सवाल देख लेते हैं, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे। तो देखिए जो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा बनाई गई थी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत, उसमें जो है सर्वाधिक जो सदस्य थे वह संयुक्त प्रांत से आए हुए थे। कुल मिलाकर 389 सदस्य थे, जिसमें सर्वाधिक सदस्यों का जो प्रतिशत था या सर्वाधिक सदस्य संख्या थी वह संयुक्त प्रांत से थी। अगला सवाल देख लेते हैं, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है। तो देखिए पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेता है। जिस सरकार में जो है पंचायत के चुनाव होंगे वही सरकार इसका निर्णय लेगी, केंद्र से इससे कोई मतलब नहीं है। पंचायती राज पूरी तरीके से राज्य सरकार पर ही भारित होती है, राज्य सरकार ही इसकी जिम्मेदारी उठाता है। तो पंचायतों के जो भी चुनाव होंगे राज्य सरकार की अनुमति से होंगे और राज्य सरकार ही इनको कराने का ठेका लेती है। अगला सवाल देख लेते हैं, किसने कहा कि आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता है। तो देखिए दुर्गादास बसु एक संविधान शास्त्री हुए हैं, संविधान के विद्वान हुए हैं, उन्होंने यह कथन कहा है कि आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह ही भारत के राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन से है, भाग 20 से संबंधित है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा।
तो 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकते। तो अगर कोई भी विधेयक ऐसा पेश होता है जो संविधान संशोधन का उल्लंघन होता है तो राष्ट्रपति अपनी जो है स्वीकृति नहीं देगा, क्योंकि कोई भी बिल या विधेयक तब तक संविधान का भाग नहीं होता है या संविधान संशोधित तब तक नहीं होता जब तक राष्ट्रपति पूरी तरीके से दस्तखत नहीं कर देता है। लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति दस्तखत न कर दे। तो यही बात कही गई है कि आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। इसलिए यह महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी विधेयक जो है बिल नहीं बन सकता। तो यह जो है दुर्गादास बसु एक विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा यह कथन कहा गया। अगला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो 2 जो एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता था वह प्रथा समाप्त कर दी गई है। तो अब कोई भी एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नहीं चुना जाएगा। आप लोग थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लीजिएगा। जहाँ तक मेरे हिसाब से अब यह प्रथा बंद कर दी गई है। अगला सवाल देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी जो है सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। और हाई कोर्ट की बात कर ली जाए जहाँ तक, तो उनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो है 62 वर्ष होती है। तो ये सवाल याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। अगला सवाल देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता? तो देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी प्रधानमंत्री तब मतदान का अधिकारी नहीं होगा जब वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। तो देखिए, जब वह संसद का सदस्य होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकारी होगा, लेकिन जब वह संसद का सदस्य नहीं होगा, जो प्रधानमंत्री बना होगा, वह उपराष्ट्रपति के पद में मतदान का अधिकारी नहीं होगा। यह सवाल याद रखिएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो सदस्य होते हैं वही वोट करते हैं, वही वोटिंग करते हैं और वही राष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किनके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो देखिए, राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में जो है राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। तो देखिए, जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है राज्य में हो रही घटनाओं के बारे में, या कोई भी विवेक से अपने काम करता है तो वह सीधे राष्ट्रपति के अंदर कार्य करता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज शासन करता है। तो यही सवाल पूछा गया कि राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ एक बेल आइकन, एक घंटी का बटन आता है, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।